हमारे साथ बाल विशेषज्ञ डॉक्टर जतिंदर शर्मा हैं। उनसे जानेंगे कि अगर घर में कोई इमरजेंसी है तो छोटे बच्चे के साथ कैसे डील करना है, उसे कैसे हैंडल करना है जब तक कि वो अस्पताल में नहीं पहुंच जाता। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले ये बता दीजिए कि अगर अचानक बच्चे को तेज़ बुखार हो गया है तो पेरेंट्स अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं? नमस्कार। अगर बच्चे को तेज़ बुखार हो गया है तो पहले बुखार को कंफर्म करें, नापें बुखार को। बुखार नापने के बाद बच्चे को थोड़े जो कपड़े बच्चे ने पहन रखे हैं उनको लूज़न अप कर दें आप, ताकि बच्चे को शरीर को थोड़ी हवा लगे। पर ये सारा कुछ बंद कमरे में ही आप करें। उसके बाद बच्चे को थोड़ा सा पानी वार्म करके बच्चे को पानी की पट्टियाँ शुरू करें। ये पट्टियाँ ना सिर्फ सिर के ऊपर अपितु बच्चे के पूरी बॉडी पे आप करें, क्योंकि कई बार ट्रेंड रहता है कि सिर पे ही पट्टी करेंगे, पर उससे जो हमारा टेम्परेचर सेंस करने का सेंटर है ब्रेन के अंदर, उसको तो कूलनेस सेंस हो जाती है, पर बच्चे की पेरिफेरीज कोल्ड रह जाती हैं। तो बच्चे के सेंटर में, पेट में, बाजुओं में, सब जगह वार्म वाटर की पट्टी करें। सर्दी के मौसम में बुखार है और बच्चा पट्टी नहीं करा रहा तो सिंपली रब करें। पट्टी करने से, वार्म वाटर से या रब करने से क्या होगा, नॉर्मली फीवर में जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी की सेंटर की तरफ चली जाती है, जिससे जो पेरिफेरल हमारी जो वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। पर रब करने से वो वेसल दोबारा डायलेट हो जाती हैं, ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ जाती है, हीट लॉस हो जाता है और बच्चे का बुखार उतरने के चांसेस बढ़ते हैं। पैरासीटामोल की बच्चे के वेट के अनुसार एक डोज दे सकते हैं और शीघ्र ही अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया डॉक्टर साहब, छोटे जो बच्चे हैं, जो शिशु है, नवजन्मे हैं, उनकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए? छोटे बच्चे सर्दी के मौसम में जैसे टेम्परेचर ड्रॉप करता है तो जो सांस लेते हैं उस हवा का टेम्परेचर भी एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के जैसा हो जाता है। तो हमारी बॉडी को कुदरत ने बड़े ब्यूटीफुली डिज़ाइन करा है। लंबा सा नाक होता है, नाक के पीछे की हड्डियाँ होती हैं खाली, उनमें हड्डियों के अंदर आपको वार्मथ एयर फील्ड होती है और नाक के अंदर आप छोटे छोटे हेयर होते हैं, तो वो हवा को रोकते हैं वहाँ पे। जब वो वहाँ रुकती है तो वार्म हो जाती है, तो हमारे फेफड़ों को ठंड से एक्सपोज होने से बचाती है। पर एट द सेम टाइम जब सर्दी आती है तो हमारे नाक बंद होने लग जाता है, तो वो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि बड़ी पेरेंट्स को उसकी आवाज़ खड़खड़ की साउंड सुनती है वो घबरा जाते हैं। घबराए नहीं, वो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। पर सेम टाइम बच्चे को दूध पीने में डिफ़िकल्टी आ जाती है, नाक पहले ही बंद है और दूध जब पीता है बच्चा तो उसका मुँह भी छाती से जहाँ बंद हो जाता है तो दूध नहीं पी पाता, तो और ज़्यादा परेशान होता है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे के नाक में हल्की सी दवाई डालें, जैसे सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, बड़े कॉमनली अवेलेबल रहते हैं, नाक खुल जाएगा और बच्चे को आप दूध भी ईजिली पिला लो। सर, सर्दियों में अक्सर हीटर्स का इस्तेमाल होता है और हीटर्स की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो कौन से ऐसे तरीके हैं जो पेरेंट्स अपनाएं ताकि ऑक्सीजन भी बराबर बनी रहे और जो गर्माहट है वो भी बनी रहे? किस तरह का हीटर इस्तेमाल करना चाहिए और क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिस्टर सहगल। पर इसमें ये है, नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत वार्म कर लेंगे रूम को, पर आपको जैसे पता होगा कि अगर हम प्लेजेंट रिकमेंडेड टेम्परेचर WHO कहता है 26-28 के बीच में होना चाहिए। इसके ऊपर अगर आप कमरे को हीटर से वार्म करोगे तो एयर ड्राई हो जाएगी, उसमें जो ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और ड्राइनेस जो है हमारी सांस की प्रक्रिया को डैमेज करेगी। तो इस करके बहुत ज़्यादा हीटिंग भी ना करें। किस तरह का हीटर यूज़ करें, जिसमें थोड़ा सा जैसे ब्लोअर होते हैं उनके आगे पानी रख सकते हैं किसी स्टील के बर्तन में, ताकि जब वो हवा उससे टकराए और थोड़ा सा वो वेपोरेट होकर मॉइस्चराइज़र भी बने। ऑयल हीटर्स भी अच्छे माने जाते हैं, रॉड हीटर्स भी चलाएं, बंद करें, वो भी ठीक रहेंगे। और कई बार आजकल कुछ ब्लैंकेट्स भी आते हैं वार्म, अगर वो सेफ़ क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के हैं, वो भी बच्चों को वार्म रखेंगे। तो ये सब आप कर सकते हैं। सर, सर्दियों में या फिर किसी भी मौसम में छोटे छोटे बच्चों को अचानक उल्टी दस्त की शिकायत हो जाती है, वोमिट हो जाती है, उनका डायरिया हो जाता है, तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या सलाह देंगे कि उसको जब तक डॉक्टर के पास वो ना पहुँचे, या फ़र्ज़ कीजिए ऐसी रात के समय हो गया कि अस्पताल बंद है, जा नहीं सकते, तो उनको क्या करना चाहिए सर? देखिए, एक शब्द हमेशा याद रखें, ORS।
ये एक ऐसी सस्ती और रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी है साइंस के द्वारा जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को सेव करा है। अगर आपके बच्चे को डायरिया है, आप उसी समय ओआरएस का गोल उसको शुरू करें। जब भी वो मोशन पास करे तो उसको सही मात्रा में उसको ओआरएस पिलाएं ताकि उसमें डिहाइड्रेशन ना हो, और डॉक्टर को संपर्क करें। अच्छा, छोटे बच्चों में कई बार सीजर्स देखने को मिलते हैं सर। आदमी घबरा जाता है कि क्या हो गया होगा, क्योंकि बच्चे के जो शारीरिक रिएक्शंस हैं उस वक्त डराने वाले होते हैं एक पेरेंट्स के लिए, क्योंकि वो तो भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा होता है बच्चे के साथ। तो सीजर्स का क्या कारण होता है, और सर सीजर्स अगर पढ़ रहे हैं बच्चे को आगे तो तुरंत क्या करना चाहिए? अब नॉर्मल मूवमेंट्स को सीजर कहते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो होती हैं बच्चे के कंट्रोल में नहीं होती। रीज़न इसके टॉप टू बॉटम बहुत ज़्यादा रहेंगे, पर मोटे तौर पे मैं आपको प्रिकॉशन बताना चाहता हूँ। जब किसी भी व्यक्ति को, जब बच्चे को सीजर आ जाए तो पहले तो अलर्ट हो जाएं, घबराएं नहीं। उसको लेफ़्ट लेटरल एक पासा दे के लेटा दें ताकि अगर उसने खाना वगैरह कुछ खाया, वॉमिट करे तो उसकी सांस की नली में ना जाए, वो जानलेवा सिद्ध हो सकता है। और इसके बाद कुछ बच्चों के लिए स्प्रेज आती हैं कि बड़ी हम नोज़ में डालते हैं बच्चों के, जिससे सीजर अबॉर्ट हो जाते हैं, और विद इन फ्यू मिनट्स ही आप बच्चे को लेके नज़दीकी अस्पताल या डॉक्टर के पास जाएं। वो उसके अकॉर्डिंगली इसको मैनेज करेगा और इन्वेस्टिगेट भी करेगा कि इसका रीज़न क्या रहा होगा। और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बच्चों को होती है सर, उसके भी क्या कारण रहते हैं? और अगर किसी बच्चे को इस तरह की डिस्ट्रेस हो रही है, इनसफिशेंसी है रेस्पिरेशंस में, तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जब बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, देखो सांस के साथ ही हम जिंदा हैं। डिस्ट्रेस क्या है? बच्चे के सांस का तेज़ चलना, एज के मुताबिक तेज़ चलना। 1 महीने के कम के बच्चा अगर 60 से ऊपर सांस लेता है, 1 से 12 महीने का बच्चा अगर 50 से ऊपर सांस लेता है 1 मिनट में, और 1 साल से 5 साल का बच्चा अगर 40 बार से ज़्यादा सांस लेता है 1 मिनट में, तो वो डिस्ट्रेस हो सकता है, टेकिपनिया हो सकता है। ऐसी स्थिति में घर पे उपचार ना करें, तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाएं। सो अचानक अगर बहुत छोटा बच्चा है, अगर वो अचानक सांस रोक ले, सांस ना ले, तो निश्चित तौर पर जो पेरेंट्स हैं उनके भीतर घबराहट होती है। तो उस ऐसी स्थिति में क्या करें? एक साइंटिफिक कंडीशन ब्रेथ होल्डिंग स्पेल सिंपल हो सकता है। बच्चे को आप थोड़ा पिंच करें तो वो अगर रोने के बाद सांस रोकता है तो इसमें वापस आ सकता है। अदरवाइज इसके बहुत सारे कारण रहते हैं कि बच्चे ने किस वजह से सांस रोका। तो आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग 2-4 बार 5-7 बार ज़रूर करें। हेल्प के लिए कॉल करें और तुरंत ही हेल्प बच्चे को मेडिकल हेल्प मुहैया कराएं, हॉस्पिटल जाके या किसी को बुला के। अब सर्दियों का मौसम है सर, सर्दियों में हमारी डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए बच्चों को हम लोग पानी के अलावा और क्या दे सकते हैं? कोई सजेशन आप दे सकते हैं जो आम घरों में चीज़ उपलब्ध है ताकि बच्चा हाइड्रेटेड रहे और अच्छा महसूस करे? देखिए, जो तो 6 महीने के छोटे बच्चे हैं, माँ के दूध से बढ़िया कुछ नहीं। उससे बड़े बच्चों के लिए वार्म वाटर जब खुद पिएं बहुत बार उनको ऑफ़र करें। सूप बना के दे सकते हैं सब्जियों का, फ्रेश सूप। ऐसा नहीं बाज़ार से लाके सूप उबाल के दे दिया। और जो भी सूप आप घर में बनाते हो उसमें सीजनल वेजिटेबल सर्दियों में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं, वो डाल सकते हैं, बच्चों को आप दे सकते हैं। दाल का पानी दे सकते हैं उनको, बच्चों को वार्म करने के लिए। और कुछ जैसे हमारे घरों में, हमारे कल्चर में ड्राई फ्रूट्स की डिशेस बनती हैं बड़े बच्चों के लिए, वो भी बना के दे सकते हैं आप। अच्छा सर, जो बिल्कुल मासूम बच्चा है, सबसे बड़ी फ़िक्र उसकी ये होती है कि अब पैदा हो गया, उसको किस तरह से नहलाएं, क्योंकि उसको छोटे बच्चे को पानी में डालना अपने आप में ऐसा लगता है कि बहुत असुरक्षित सा लगता है कई बार। तो एक छोटा बच्चा है, उसकी त्वचा भी बहुत मासूम होती है सर, और बाज़ार में जो कह लीजिए साबुन बच्चों के या शैम्पू उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कैसे हो, और बच्चे की त्वचा की जो देखभाल है सर वो कैसे हो? देखिए, छोटे बच्चे को जब हम नहलाते हैं ना, तो 2 व्यक्ति मिलके नहलाएं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सेकेंडली पानी को वार्म करें। कितना वार्म भी, अगर आप 10, 15, 20 सेकंड के लिए अपनी उंगली उस पानी में डिप करें तो आपको ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म महसूस हो। तीसरा पॉइंट, नहलाते समय अगर बच्चे को हम सोप या कोई लिक्विड सोप यूज़ करते हैं तो पहले उसको अपने हैंड्स में रब करके उसकी फ्रॉथ बनाएं, फिर एकदम बच्चे के पूरे शरीर पे लगाएं, और उसके बाद ही उसको वो वार्म वाटर के 1-2 टम्बलर या मग्गे उसके ऊपर डालें ताकि एकदम उसको हम वॉशअप हो जाए वो सारा कुछ। ये सारा कुछ होने के बाद बच्चे को एकदम रैप करें अपने टॉवल में, और जहाँ वार्मथ है आपके रूम में या हीटर वगैरह थोड़ा लगा है वहाँ ला के बच्चे को पहुँच के फिर उसको कपड़े पहनाएं। ये आप डेली भी कर सकते हो, एक दिन छोड़ के भी कर सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार भी कर सकते हो। एक बुनियादी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं वो
छोटे मासूम बच्चे को छोड़ के कई बार उनको जाना पड़ सकता है इधर उधर, वो दादा दादी के पास या फिर नैनी के पास रहते हैं। जो भावनात्मक रिश्ता है पेरेंट्स का, उसको कैसे बनाएं? देखिए, जो वर्किंग पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को दूर से रह के भी मॉडर्न टाइम्स में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हाउ वी कनेक्ट विद द पीपल, स्पेशली जो छोटा बच्चा है वो आपकी वॉइस के साथ आपसे कनेक्ट होता है, आपके चेहरे के साथ आपसे कनेक्ट होता है। ऐसा वो नॉर्मली 1.5-2 महीने से करने लग जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उनके भी फ्यूचरिस्टिक बीमारियों के बारे में डॉक्टर जान सकते हैं। पर अगर आप अपने जॉब पे हो, वहाँ पे आप अपना पहले टाइम प्लान करें। आपकी 8 आवर्स की जॉब है, आप अपने बच्चे के साथ अगर 2 आवर्स के बाद कनेक्ट करना चाहते हैं, जब बच्चे को क्रैचर नैनी के पास छोड़ें, अच्छे से प्यार करके जाएं, फर्स्ट कनेक्शन तो ये हो गया। सेकेंडली, ऑफिस में 2-3 घंटे काम करें, फिर सेकंड कनेक्शन आप तब बनाएं। थर्ड कनेक्शन आप अपने सेस टाइम में, जब आपको लंच टाइम है, तब बनाएं। फोर्थ कनेक्शन आप उसके बीच में आने से पहले कभी भी छोटा मोटा बच्चे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बच्चा सो रहा हो तो उठा के उससे इंटरेक्ट ना करें। ऑफिस की भी कामकाज को डिस्टर्ब ना होने दें, ताकि ऐसा ना हो कि आप ही भावनात्मक तौर पे डिस्टर्ब हो जाएं, ऑफिस में आपको टोकने लग जाएं लोग, और कनेक्ट करने के चक्कर में आप बच्चे के साथ जब कनेक्ट करें आपकी वाइब्स ना जाएं। तो एक बैलेंस बना के आपको चलना होगा एक प्रोफेशनल पेरेंट को। अब सर, रिसर्च में सामने आ चुका है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हम क्या खाते हैं उस पर भी बहुत हद तक निर्भर करती है। तो एक छोटा बच्चा है, जब वो धीरे धीरे कदम रखता है दुनिया में, या इन्फेंट से वो बड़ा होने लगता है, इन्फेंसी से, वो किस तरह की डाइट है आप उसको सजेस्ट करेंगे ताकि उसकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो? ये क्वेश्चन के 2 पक्ष हैं, क्या वो खाए और क्या वो ना खाए। आज के समय में पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो ना खाए। जंक फूड तो बिल्कुल ना खाए, जो हाईली प्रोसेस्ड फूड है वो बिल्कुल ना खाए। इसमें बहुत तरह के चिप्स, कुरकुरे, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स ये आते हैं। डेड फूड बिल्कुल ना खाए, जो फूड एक्स्ट्रा फ्राइड है, मरे हुए भोजन है, वो बिल्कुल ना खाए। बिकॉज जो आपके गट के अंदर बैक्टीरियाज जिंदा हैं, उनका रिसर्च में ये जाना गया है कि इतना बॉडी मास है कि वो ब्रेन के बॉडी मास से बड़ा है। आपका गट आपके ब्रेन से कम्युनिकेट करता है। अगर आप जिंदा फूड खाएंगे, जैसे कर्ड, फर्मेंटेड फूड्स, टोफू, जैसे बनाना, एप्पल, फ्रूट्स, है ना, तो इस तरह के अगर आप फूड खाएंगे, जैसे आप इस तरह की वेजीज बनाएं जो पूरी तरह फ्राइड करके ना बनाई जाए, हाफ कुक्ड हो, बॉइल्ड हो, पर ये एक दिन में नहीं होगा और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होगा। आपको बच्चों के लिए खुद को चेंज करना होगा, तभी आपकी फैमिली की फूड हैबिट्स चेंज होएंगी। मार्केट में सर बच्चों के लिए, बच्चों को लुभाने के लिए इस तरह की स्नैक्स हैं, कुरकुरे हैं या फिर चिप्स हैं, इस तरह के ब्रांड्स बहुत सारे हैं। तो निश्चित तौर पर, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या फिर बच्चों के लिए जो एक आदमी दूर दराज में रहता है उसको इस तरह का ज्ञान भी नहीं होता है। तो बच्चों की गट हेल्थ को बनाए रखने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए सर, उसको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए और किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, मार्केट में जो कुछ भी चीज़ें आती हैं वो कंपल्शन है मार्केट की उनको लेके आना। गवर्नमेंट उनके ऊपर रेगुलेशन लगाती है जिससे आप उनको पढ़ें और जानें, और जो उनके पीछे बिजनेस माइंड है वो उनको डिस्गीज करते हैं ताकि आप जान के भी ना जान पाओ, और आप अपने लिए कुछ नहीं करते क्योंकि आपको इजी रूट चाहिए, पका पकाया खाने को मिल जाए। तो आपको पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना होगा कि अगर आपने हेल्दी रहना है खुद ने, किसी और ने नहीं, तो आपको खुद के लिए लर्न करना होगा। अब न्यूक्लियर फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट आ गया सर। दादा दादी दूर रहते हैं, नाना नानी, और जो पेरेंट्स हैं वो भी कई बार नौकरी के सिलसिले में दूर दूर रहते हैं। कितना ज़रूरी आप मानते हैं कि बच्चों का जो भरा पूरा परिवार है जिसमें दादा दादी, नाना नानी, 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहें, उसको कितना ज़रूरी मानते हैं आप मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए? जो मेरे जीवन का तजर्बा रहा है, जब आप एक हमारे पेट की जैसे खुराक है खाना, हमारे ब्रेन की खुराक है इंटरेक्शन, शब्द विद द एनवायरनमेंट।
जब 3 पीढ़ियाँ इकट्ठी रहती हैं तो तीनों के तजर्बे आपस में मिक्स होते हैं। जब बहुत सारे आइडियाज़ मिक्स होते हैं तो नए आइडियाज़ का जन्म होता है। जब ब्रेन को बहुत सारे आइडियाज़ फायर ऑन होते हैं ब्रेन के ऊपर तो वो एक क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, नई संभावनाओं का जन्म देता है। और मानवता जिंदा ही इस करके है क्योंकि वो संभावनाएं उसके अंदर जिंदा है। अब न्यूक्लियर फैमिली की वजह से बहुत सारी जो ब्रेन के डोमेन्स हैं वो सबड्यू हो रहे हैं और कुछ ओवर एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेन एक ही थ्योरी पे काम करता है, यूज़ मी और थ्रो मी। तो इस तरह करके आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे वीडियो गेमिंग में बड़े एक्टिव हो गए हैं क्योंकि वो बार बार यूज़ हो रहा है। बट अगर उनको ये कहें कि एक सभ्य समाज में इंटरेक्शन लेवल उनका जो बिहेवियर का है, जो उनकी पीस ऑफ माइंड है, जहाँ उनका वे टू कंडक्ट है, वो थोड़ा सा डाउन गया है। तो आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर माँ बाप व्यस्त हैं तो कई बार बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा देते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट रहता है सर बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है उस पर? देखो, मोबाइल इज़ ए वेरी गुड थिंग। रिसर्च कहती है कि 2 आवर्स तक रिकमेंडेड है स्क्रीन टाइम, और डाटा कहता है कि 7 to 11 आवर्स तक लोग यूज़ करते हैं। सेल ओनली कहता है कि 1/4 ऑफ टाइम सिर्फ सेल फ़ोन ही लोग यूज़ करते हैं। और ये सारा कुछ पेरेंट्स जो बच्चे को मोबाइल देते हैं वो क्या करें या क्या नहीं करें। जैसे हम लोग फैमिली टाइम निकालते हैं ना, मुझे लगता है कि हम सबको भी मोबाइल टाइम निकाल लेना चाहिए। हम मिल के देखें सारे आधा घंटा, तो वो ज़्यादा बेटर आइडिया रहेगा। पहले तो हम ये सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे को कंट्रोल करूँ, बच्चा और मेरे बीच में गैप आए, फिर जब मैं कुछ अपना मजबूरी में काम करूं फिर वो बच्चा मुझे कहे। तो फैमिली टाइम एक रखो। और मोबाइल में फ्यूचर है, क्योंकि इससे आप बहुत सारी दुनिया के बारे में जानते हो, ग्रो करते हो, सोशल इंटरेक्शन लेवल भी कई बार बढ़ता है। पर इसके लिए हमें एक रूल्स सेट करने होंगे।